Hello, investors and traders. Today's topic is about the macro picture, means how India fares. Uh, what is the macroeconomic environment and how is India faring in that environment? Let us look at this particular slide. So, global outlook steady with downside risk. So, currently the world real GDP growth, if you see on a YOY basis, okay, is on a world basis it was 3.2 is expected in 2024, and in 2023 you can see here. So India, US, if you see 2.6 real GDP growth YOY into 2024. Major central banks remain cautious in their stance despite easing inflation pressure. So क्या हो रहा है कि यूएस में इन्फ्लेशन जो है अभी तक कंटिन्यूसली जो बढ़ रहा था, थोड़ा बहुत सॉफ्टनेस दिख रहा है यूएस में इन्फ्लेशन में. सो जेरेमी पॉवेल का जो अभी हम लोग देखेंगे कि लेटेस्ट उनका जो आया है, उसमें उन्होंने ये बोला है कि यूएस का इन्फ्लेशन इज नाउ सॉफ्टनिंग, एंड देन द रेट कट जो बोल रहे फेड फेड का जो रेट कट है, इट इज़ टाइम टू डू स्टार्ट रिड्यूसिंग द रेट्स. तो ये जो चीज़ जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हाउ द सेंट्रल बैंक्स आर लुकिंग एट द इन्फ्लेशन. जैसे बैंक ऑफ जापान है, या तो बैंक ऑफ यूके का है, मतलब बैंक ऑफ इंग्लैंड. तो इन लोग ने क्या किया है कि इन लोग ने धीरे धीरे करके रेट कट चालू कर दिया है. यूएस का जो है वो सितंबर का उन्होंने बोला है कि सितंबर में उन लोग रेट कट करेंगे. अभी तक तो उनका कॉशियस स्टैंस था इन स्पाइट ऑफ इन्फ्लेशन कमिंग डाउन. फिर जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स एंड क्लाइमेट इमरजेंसी पोस्ट डाउनसाइड रिस्क. तो इसमें क्या है कि जियोपॉलिटिकल रिस्क जो चल रही है, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर है, या इसराइल हमास का जो टेंशन चल रहा है, ईरान से चल रहा है, इसराइल ईरान का. तो ये दे पोज अ डाउन साइड रिस्क. ओके, सो उसकी वजह से थोड़ा बहुत डिले हो रहा है ये पर्टिकुलर रेट कट का. ये debt distress in emerging and low income economies, so that is another risk that globally we are seeing. Structural weakness in Chinese economy persists. So चाइना का इकोनॉमी जो अभी तक जो अच्छा चल रहा था, उसमें स्ट्रक्चरल वीकनेस ऑब्जर्व हो रहा है. सो ये आईएमएफ ने बोला है. सेकेंडली, इंडिया कैसे, ये पिक्चर में पूरे वर्ल्ड में इंडिया, हाउ इंडिया इज फेयरिंग. तो ये आपको देखना है कि रियल जीडीपी ग्रोथ इंडिया का जो है वाई बेसिस में, तो एफ वाई 19 में इट वाज एट 6.5%, एफ वाई 23 में आप देखोगे तो 7%, 24 में 8.2 था, और एफ वाई 25 एस्टिमेटेड इज 7.2. तो दिस इज द आई एम एफ प्रडिक्शन. 25 में 7.2 से जीडीपी ग्रोथ होगा, रियल जीडीपी ग्रोथ. तो एफ वाई 25 जीडीपी एक्सपेक्ट टू ग्रो बाय 7.2%. प्राइवेट कंजम्पशन रिमेन्स सबड्यूड. तो ये प्राइवेट कंजम्पशन का जो रिस्क है, या तो कंसर्न है, दैट इज स्टिल देयर. प्राइवेट कंजम्पशन इज नॉट पिकिंग अप. रिटेल, मिडिल क्लास स्पेंडिंग, रूरल स्पेंडिंग एक्सेट्रा नीड्स टू बी हैज टू कम अप. तो कंजम्पशन का एक थोड़ा बहुत कंसर्न है इंडिया में. बैलेंस मैक्रोस, टैक्स कलेक्शन रिमेन्स बॉयलेंट. टैक्स कलेक्शंस अच्छे हैं. स्ट्रॉन्ग बैंक एंड कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स वो भी अच्छी है. फॉरेक्स रिजर्व ऑल टाइम हाई. पॉजिटिव फैक्टर्स है, सम ऑफ द पॉजिटिव फैक्टर्स इंडियन इकोनॉमी के. अब ये देखते हैं हम लोग कि पैसेंजर व्हीकल्स रिटेल सेल्स डिक्लाइनिंग वाई वाई बेसिस. आप देखोगे तो रिटेल पैसेंजर के व्हीकल्स सेल्स आर डिक्लाइनिंग. फूड इन्फ्लेशन रिमेन्स एलिवेटेड. सो इफ यू सी द सीपीआई फूड इन्फ्लेशन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इफ यू सी, सो दिस इज द सीपीआई फूड एंड दिस इज ओवरऑल सीपीआई. तो ये आप देखो तो 4.9% पे सीपीआई, सीपीआई फूड तो 8.9 है. तो ये इन्फ्लेशन जो है वो, जैसे हम लोग बोलते हैं कि इसको प्राइस राइज, महंगाई बोलते हैं, तो ये दैट इज इंक्रीजिंग. तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि डिस्पोजेबल इनकम लोगों की कम हो रही है. जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो आम नॉर्मल जो खर्चे हैं वो बढ़ रहे हैं, तो कंज्यूमर के पास बहुत कम पैसा बच रहा है फॉर एनी फर्दर परचेसेस. तो कंज्यूमर स्पेंडिंग इज इम्पैक्टेड हियर. रूरल वेजेस रिमेन वीक. सो ये रियल रूरल वेजेस का आप देखोगे, रियल फार्म वाई वाई और नॉन फार्म वाई वाई देखोगे तो ये काफ़ी वीक दिख रहा है. ये अभी मई का 24 का डेटा. नॉन ड्यूरेबल्स ग्रोथ जो है वो 9% जो था मई 23 में, वो अभी 2.3% हुआ है. नॉन ड्यूरेबल्स ग्रोथ लैग्स ऑन वाई वाई बेसिस. तो ये सब चीज़ क्या दिखाता है कि इन्फ्लेशन की वजह से लोगों का स्पेंडिंग पावर कम हुआ है. रूरल स्पेंडिंग हैज गॉन डाउन. मिडिल क्लास अर्बन स्पेंडिंग ऑल्सो इम्पैक्ट हुआ है. तो ये कंजम्पशन जो है, कंजम्पशन इज स्टिल सबड्यूड. तो ये सब पिक्चर दिखा रहा है. ठीक, तो ये ग्लूबी पिक्चर में व्हाट इज द सिल्वर लाइनिंग. तो ये तो रेनफॉल का एक अच्छा पॉजिटिव है.
that rainfall has been good. If you see here, the western India, central India, and also the south India, mein, rainfall has been pretty good. In the middle of India and on this side, I think there is a little bit of deficit here. Here there is a deficit on the नॉर्थ साइड एंड ऑल्सो हियर. सो थोड़ा बहुत रेनफॉल का लॉन्ग टर्म एवरेज के हिसाब से 30 जुलाई का आप देखोगे तो +2% रेनफॉल का स्टेटस है. 2% अबो एवरेज तो अच्छा है. तो दिस इज अ पॉजिटिव थिंग रेनफॉल का. अब हम लोग देखते हैं की पॉजिटिव्स क्या क्या है इंडिया के और की मॉनिटरेबल्स क्या है. मॉनिटर क्या क्या करने हैं. तो की पॉजिटिव्स है एक मॉडरेटिंग इन्फ्लेशन. जैसे इन्फ्लेशन जो महंगाई है जो फिगर्स है वो कम हो रही है. सॉफ्टनेस दिख रहा है महंगाई में. तो इन्फ्लेशन इज रिड्यूसिंग. बॉयन टैक्स कलेक्शन. अब टैक्स कलेक्शन आप देखो जीएसटी कलेक्शन का फिगर भी बहुत बढ़िया 10% इंक्रीज आई है. तो बॉयन टैक्स कलेक्शन दिस इज अ पॉजिटिव थिंग. पर्पसफुल पॉलिसी इंटरवेंशन बाय गवर्नमेंट. तो ये पॉजिटिव है. मतलब गवर्नमेंट इज गिविंग अ फिलिप फॉर दिस इकोनॉमिक ग्रोथ. स्टेबल ग्रोथ आउटलुक 7.2% बोला है. स्टेबल है. स्ट्रॉन्ग बैलेंस एंड कॉर्पोरेट बैंक एंड कॉर्पोरेट बैलेंस शीट. तो एनपीएस का जो प्रॉब्लम पहले था वो कॉर्पोरेट बैलेंस शीट काफ़ी सारी क्लीन अप हुई है. तो एनपीए का जो पहले था वो उतना कम हो गया है अभी. एक्सटर्नल बैलेंस एंड फॉरेक्स रिजर्व्स आर प्रीटी गुड. तो ये दीज आर द की पॉजिटिव्स फॉर इंडिया. मॉनिटरेबल्स में क्या है जियो पॉलिटिकल डिस्ट्रप्शन. जो जियो पॉलिटिकल जो रिस्क है वो है एग्री कमोडिटी इन्फ्लेशन. तो ये कमोडिटी का इन्फ्लेशन जो है वो अभी धीरे धीरे करके रिड्यूस हो जाएगा बिकॉज विथ मानसून प्रोग्रेसिंग आई थिंक दिस विल कम डाउन. मॉनिटरी ईजिंग साइकिल इन एडवांस इकोनॉमीज. तो एडवांस इकोनॉमी यूएस यूके जापान एक्सेट्रा वहाँ पे मॉनिटरी ईजिंग कैसे हो रहा है उसके बेस पे ये मॉनिटर करना है हमको. क्योंकि जैसे यूएस में फेड रेट कट बोलते हैं. अगर फेड रेट कट होता है तो इंडिया में भी रेट कट आएगा. रेट कट अगर आता है तो काफ़ी सारा बूस्ट मिलता है कंजम्पशन को और ओवरऑल स्पेंडिंग में. रूरल डिमांड रिकवरी. तो ये रूरल डिमांड अभी तक रिकवर नहीं हो रहा है. तो ये सबसे बड़ा कंसर्न है. बट जैसे गवर्नमेंट का फोकस बजट में भी रूरल स्पेंडिंग पे था. तो आई थिंक दिस विल आल्सो शुड गेट एड्रेस. गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन एंड एम्प्लॉयमेंट. तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी सारा अनाउंसमेंट किए. जैसे इंटर्नशिप प्रोग्राम कॉर्पोरेट्स के लिए. कॉर्पोरेट्स कैन डू फंड आउट ऑफ देयर ओन सीएसआर एक्सेट्रा. तो ये पॉजिटिव है. एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स. तो अभी जो है वो वेदर इवेंट्स को भी मॉनिटर करना पड़ेगा. जहाँ पे एक्सट्रीम वेदर जहाँ पे फ्लडिंग बीडिंग होता है तो उसमें फार्मर्स विल गेट इम्पैक्टेड. तो दीज आर ओवरऑल मॉनिटरेबल्स फॉर इंडिया. सो अभी इसमें ऐसा है कि करंटली जो हो रहा है इसमें मार्केट्स अभी तक तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिए है. मार्केट्स हैव गॉन अप प्रीटी हाई इन स्पाइट ऑफ दिस मॉनिटरेबल्स. क्योंकि क्या होता है कि मार्केट्स ऑलवेज लुक 6 months अहेड. आगे आगे की सोचता है. मतलब 6 महीने आगे क्या होने वाला है उसका डिस्काउंटिंग अभी से चालू कर देता है. तो इसमें अगर फेड रेट कट होता है. बैंक ऑफ इंग्लैंड ने ऑलरेडी रेट कट किया है. बैंक ऑफ जापान ने किया है. तो इंडिया में अगर कट होता है तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है बाजार पे. एंड देन द कंज्यूमर स्पेंडिंग विल गो अप. रिटेल स्पेंडिंग विल गो अप. द रूरल स्पेंडिंग ऑल्सो इज एक्सपेक्टेड टू गो अप. तो इसमें ऐसा है कि अभी ये पोजीशन पे अगर आपको देखना है कि सेक्टर्स. तो ये एक तो आपको जो सेक्टर्स है ये मॉनिटर करने पड़ेंगे कि ग्लोबली क्या इवेंट्स होते हैं. रेट कट्स मॉनिटरी ईजिंग कैसे होता है उसके बेस पे सेक्टरल मूव्स है. लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज मार्केट में अभी ये हो रही है कि हाई ग्रोथ जिसमें डिस्काउंटिंग ऑलरेडी है. अगर वैल्यूएशंस में अगर आगे का डिस्काउंटिंग ऑलरेडी हो चुका है कोई भी सेक्टर में तो वो सेक्टर में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है. और सेक्टर रोटेशन जो है वो सेक्टर रोटेशन अभी हो रहा है मार्केट्स में. जैसे कंज्यूमर सेक्टर जो है स्टेपल्स होता है. कंज्यूमर स्टेपल्स है प्लस अदर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है. डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जो है उसमें थोड़ा बहुत अभी मनी इज मूविंग इनटू. बिकॉज क्या हो रहा है कि अभी कंजम्पशन अभी तक काफ़ी सबड्यूड था अभी तक. तो कंजम्पशन में अभी इंप्रूवमेंट एक्सपेक्टेड इन ओवर द नेक्स्ट 6 months नेक्स्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स. तो वो अगर अगर मार्केट अभी डिस्काउंट करना चालू किया तो दे विल डेफिनेटली स्टार्ट मूविंग मनी इनटू कंजम्पशन ओरिएंटेड सेक्टर्स. तो वो दैट particular picture is looking good now. And sector rotation may happen from capital goods which are very highly priced and other areas into say banking भी हो सकता है. because generally financial services and banking they do pretty well when the rate cuts happen. जैसे इंडिया में अगर रेट कट होता है तो definitely it will boost the banking industry as well as banking and financial services. non-banking financial services companies will get benefited and overall spending will go up. तो that is the expectation पोस्ट फेड रेट कट इन सितंबर. तो ये सबसे बड़ा इवेंट है फेड रेट कट. उसके ऊपर पूरी
वर्ल्ड इकोनॉमी इज नाउ डिपेंडेंट अपॉन यूएस इज द बिगेस्ट इकोनॉमी, तो वो इकोनॉमी इंडिया की इकोनॉमी उसी के ऊपर मॉनिटरी ईजिंग का जो ये है स्टैंड है गवर्नमेंट्स का, उसके ऊपर पूरी टिकी हुई है। तो ये सब चीज़ अभी है। तो मैक्रो इन्वायरमेंट का मैंने पिक्चर दिया, व्हाट आर द पॉजिटिव्स की पॉजिटिव्स है, और व्हाट आर द मॉनिटर क्या क्या करने हैं वो सब है। तो ये सब चीज़ के लिए देर आर लॉट ऑफ अजम्पशंस कि ये अगर होगा नहीं होगा, तो उसके लिए मॉनिटर करना पड़ेगा कि कैसे मानसून का प्रोग्रेस होता है। उसके बाद में हाउ द जीएसटी कलेक्शंस हैपन, आईटीआर कितने फाइल हुए हैं, आईटीआर टैक्सेस का कलेक्शन देखो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस का कलेक्शंस कैसे हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है उसके लिए। तो ओवरऑल देखोगे तो ये लुक्स प्रिटी गुड, द फ्यूचर लुक्स प्रिटी गुड इन दिस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि एस्टिमेटेड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी पर कैपिटा, ओके, फ्रॉम 87 टू 2029। तो अभी यहाँ पे आप देखोगे तो जीडीपी पर कैपिटा आप बोलोगे तो जीडीपी पर कैपिटा जो 87 में जो 347 था डॉलर्स में 1987 में, तो ये जो जीडीपी पर कैपिटा जो है जैसे जैसे आप देखोगे तो 1993 में तक सेम था, 52 था, सडन जंप हुआ। उसके बाद 477 डॉलर्स था 2002 में, 2008 में 1377 हुआ, उसके बाद बढ़ते ही जा रहा है। अभी आप देखोगे 2024 अराउंड 2730 डॉलर्स, ओके, एस्टिमेटेड। तो अरे $2500 पकड़ लो, $2500 का अभी करंट इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा है। तो ये इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा बहुत कम है, इन द सेंस आप देखोगे तो यूएस का जो है $75,000 है, और आप देखोगे तो अदर यूरोपियन कंट्रीज स्विट्जरलैंड एक्सेट्रा है, नॉर्वे है, उनका तो बहुत ही ज़्यादा है, 1 लाख डॉलर्स है। इंडिया का बहुत ही कम है, $2500 है। अब ये जो जीडीपी पर कैपिटा का मतलब क्या होता है कि $2500 का आपका इनकम, जीडीपी जो टोटल जीडीपी है वो अगर आप डिवाइड करोगे पॉपुलेशन में टोटल, तो आपको सिर्फ पर पर्सन $2500 का ही मिल रहा है। इसका मतलब ये होता है कि आपका स्पेंडिंग पावर, आपका कंज्यूमर स्पेंडिंग कितना हो सकता है, क्योंकि अगर आपका ये जीडीपी पर कैपिटा ही इतना कम है लेकिन डेवलप मार्केट्स का बहुत ज़्यादा है, तो ये जैसे जैसे इनकम लेवल बढ़ेगा, बिकॉज ये रीजन क्या है इंडिया का इतना कम है, तो इसका रीजन एक पॉपुलेशन ग्रोथ है, बहुत बड़ा पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ रहा है, तो वो हिसाब से आपका डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, तो वो हिसाब से वो जीडीपी पर कैपिटा कम हो रहा है। सेकंड थिंग इम्पोर्टेंट इज एजुकेशन चाहिए लोगों को, प्लस अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम चल रहा है, तो जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा वैसे इनकम लेवल्स विल गो अप एंड अकॉर्डिंगली जीडीपी पर कैपिटा विल इम्प्रूव। तो अभी फिलहाल बोल रहे हैं कि 2029 तक इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा अराउंड 4281 ऐसे उतना हो सकता है डॉलर्स, दिस इज द एक्सपेक्टेशन। तो दैट इज व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन फोरकास्ट फॉर 2029। यहाँ आप देख सकते हैं वर्ल्ड का जीडीपी पर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर कैपिटा हर कंट्री का दिखा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं लग्जमबर्ग का आप देखोगे तो कितना हाई है, ये 2022 का फिगर है, फिर भी इट गिव्स अ जनरल आइडिया कि जीडीपी पर कैपिटा, नॉमिनल जीडीपी पर कैपिटा आप देखोगे तो $1,27,000 लग्जमबर्ग का है। सिंगापुर का देखोगे 78,000, आयरलैंड का है, नॉर्वे का 1,06,000, कटार का 88,000, यूनाइटेड अरब का भी ज़्यादा है, स्विट्जरलैंड का $92,000 है, यूनाइटेड स्टेट का $75,000 है। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये कंट्रीज जो है जहाँ पे जीडीपी पर कैपिटा बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे लोगों को काफ़ी गवर्नमेंट का सब्सिडाइज रहता है, इन द सेंस आपको वहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा रहता है, गवर्नमेंट के जनरल पावर डेफिसिट नहीं रहता, पावर अच्छा रहता है, रोड्स अच्छे रहते हैं, रोड ड्रिंकिंग वाटर सब, एजुकेशन टॉप क्लास होता है। तो ये सब चीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पे पॉपुलेशन कम है और उसका जीडीपी ज़्यादा है, इसकी वजह से इन लोग का जीडीपी पर कैपिटा बहुत हाई है। लेकिन अगर आप देखोगे तो जैसे जैसे आप देखोगे नीचे आएंगे, हांगकांग का $48,000 है, हमारा कितना है $2,500 है, मतलब हम लोग का बहुत ही कम है। जैसे ऑस्ट्रेलिया का भाई $64,000 है। तो ये सभी कंट्रीज ये जो बोलते हैं जर्मनी $48,000, इसमें पॉपुलेशन कम बहुत कम है और इनको इनका इंडस्ट्रियल आउटपुट बहुत ज़्यादा है, तो वो हिसाब से उनका अगर पॉपुलेशन में डिवाइड करोगे तो बहुत हाई आ रहा है जीडीपी पर कैपिटा। तो अभी इसमें अगर आप देखोगे तो जापान का 34,000 है, ये सभी कंट्रीज के बाद इंडिया का नंबर आएगा। आप देखोगे कि ये मॉरिशस का 9,900 है, लीबिया है, मेक्सिको का भी 11,000 है, थाईलैंड का अपने ऊपर है, ईरान का देखोगे तो भी 4,300 है, ब्राज़ील ज़्यादा है, और अभी आप इसमें श्रीलंका का 3,400 है, ये भी ज़्यादा है श्रीलंका का।
तो ये सब इसमें जीडीपी पर कैपिटा बहुत ज़्यादा ही है, मतलब कंट्रीज का इतना ज़्यादा। ये आप देख सकते हैं कि नॉमिनल जीडीपी पर कैपिटा, यहाँ पे आप वर्ल्ड का देखोगे यहाँ पे, तो इसमें आप ये जो फिगर है ये डॉलर्स में है, ये ऑस्ट्रेलिया है। ठीक, अब ऑस्ट्रेलिया का कि देखोगे तो ग्रेटर देन 60,000, ये ब्लू में जो है ग्रेटर देन 60,000। यूएस भी देखोगे तो ब्लू में है, दैट इज ग्रेटर देन 60,000। तो यहाँ पे आप ये जो अफ्रीकन कंट्रीज आप देखोगे तो यहाँ पे येलो है, विच इज 10 to 20,000 डॉलर। 10 to 20,000 येलो जो फिगर, ये भी येलो है, जो यहाँ पे भी 10,000 to 20,000 का जीडीपी पर, नॉमिनल जीडीपी पर कैपिटा है। ऑरेंज जो है ये इंडिया है, ऑरेंज का जो है आप देखोगे तो ऑरेंज का बहुत ही कम है, तो 2,500 to 5,000 ये ऑरेंज है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये यहाँ पे पाकिस्तान का 1,000 से 2,500 का है, इंडिया का है 2,2500 से 5,000 का है। यहाँ पे आप देखोगे ये साउथ अमेरिका का ये है येलो, और ये अफ्रीका का इधर है। तो इसमें भी काफ़ी सारा आप देखोगे तो कम है। यहाँ पे ब्लू तो कभी दिख नहीं रहा है, ब्लू में खाली आप देखोगे तो यूरोप में थोड़ा बहुत ब्लू है, उसके बाद कनाडा में ब्लू है, यूएस में ब्लू है, और ये ऑस्ट्रेलिया में ब्लू है, और ये सब चीज़ें तो ओवरऑल आप देखोगे तो सबका काफ़ी कम है। लेकिन ये सब चीज़ क्या बोलता है कि इसमें अगर आपका नॉमिनल जीडीपी पर कैपिटल लो है, बिकॉज ये पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे। अगर पॉपुलेशन, इंडिया का पॉपुलेशन ग्रोथ इतना नहीं होता तो अपना भी जीडीपी पर कैपिटा ज़्यादा होता, नॉमिनल जीडीपी पर कैपिटा। बट अभी अपने को अगर ये बढ़ाना है तो जीडीपी बढ़ना पड़ेगा, जीडीपी बढ़ाने के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ा इंक्रीज होना पड़ेगा, उसके लिए एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करना पड़ेगा, जॉब्स जनरेशन को बढ़ाना पड़ेगा, एजुकेशन को फोकस करना पड़ेगा, रूरल स्पेंडिंग, एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करना पड़ेगा। सो ये सब चीज़ इंडिया को काफ़ी ऊपर जाना है अभी तक इन नॉमिनल जीडीपी पर कैपिटा टर्म्स। तो दिस इज द जस्ट व्यू के वेयर आर वी कंपेयर टू द ओवरऑल वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी पर कैपिटा। तो दिस पिक्चर शोज व्हाट इज इंडिया जीडीपी इन बिलियंस। ओके, तो आप देखोगे कि 2005 से लेके इंडिया का जीडीपी कैसे बढ़ रहा है। तो जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इंडिया का 2005 से लेके 2010 तक आप देखोगे बढ़ते जा रहे हैं कंटिन्यूस बेसिस पे। 2015 भी ज़्यादा हो गया है 5 से हिसाब से 2000, और अभी ये यहाँ पे है। तो इंडिया का जीडीपी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ से आप देखोगे तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट वी कैन सी। यहाँ आप देख सकते हैं कि इंडिया स्पेंडिंग पैटर्न्स कैसे शिफ्ट हुए हैं। जैसे आप 1992 और 2022 के हिसाब से देखोगे तो इंडिया का स्पेंडिंग जो है 48% वॉज ऑन फूड एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस पे, 48% था, विच हैज कम डाउन टू 32%। हाउसिंग जो 16% था वो 14% हुआ है, हाउसिंग एकोमोडेशन हैज कम डाउन। स्पेंडिंग जो बोल रहे हो मतलब 92 in 1992 India used to spend 48% on food, non-alcoholic beverages, 16% on housing accommodation, 10% on your transport and transport services, 4% on your education। तो अभी आप देखोगे कि शिफ्ट कैसे हुआ है इंडिया का स्पेंडिंग पैटर्न के 48 से 32 बहुत ही कम हुआ है। फूड एंड नॉन अल्कोहलिक का कम हुआ है 48 to 32, 16 से 14% आपका हाउसिंग हुआ है। इसमें एक नोटवर्दी चीज़ है, ज्वेलरी जो है वो 1% था, वो 9% हो गया। देखो ज्वेलरी का कंजम्पशन बढ़ा है, स्पेंडिंग जो है ज्वेलरी, वॉचेस एंड अदर डिस्क्रिशनरी गुड्स का बढ़ा है। ठीक, तो ये जब बढ़ता है तो टाइटन जैसी कंपनी को फायदा होता है, कल्याण ज्वेलर, सेंको गोल्ड, ये सब चीज। बिकॉज स्पेंडिंग पैटर्न में अगर आप कंज्यूमर बिहेवियर देखोगे तो 1% to 9% हुआ है। तो ये इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखा रहा है कि लोग ज्यादा इस पे स्पेंड कर रहे हैं, ज्वेलरी, वॉचेस एंड अदर डिस्क्रिप्शन पे। लेकिन आप 16 to 14 आप देखोगे तो हाउसिंग पे थोड़ा कम है। 10 to 15 मतलब ये ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्ट सर्विस इसमें बढ़ा है। और और बाकी ये 5% जो है, ये 5% सेम क्लोथिंग एंड फुटवेयर जो है विच इज रिमेंड सेम। और हियर 2% to 5% आप देखोगे तो फाइनेंशियल सर्विसेज का बढ़ा है, 2% से 5%। इंश्योरेंस का थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ है। लेजर का आप देखोगे तो 4% से 5% थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ है। So that was all about the macro picture of India, how the consumption is happening, how the spending patterns are changing. So this was more to give a macro view on the Indian economy, GDP, and overall
macro level parameters. I hope this video, you like this video. If you like it, kindly click on the like button and subscribe to the channel. Thank you very much, everyone. Thank you.